हमारे पास? प्लेटीहेल्मिन्थेस, पिछला टॉपिक था प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वन टॉपिक हमने पढ़ा उसका नाम था प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस, ध्यान रखो। जो प्लेटीहेल्मिन्थेस टॉपिक था वो लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके अंदर 2 से 3 टॉपिक बाकी हैं, क्योंकि आसान है बहुत। क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर आप बस आपको क्या करना है कि 3 पॉइंट पढ़ने हैं। एक आपके पास पढ़ना है प्रोटोनी, एक आपको पढ़ना है प्रोटोनेफ्रीडिया को पढ़ना। या तो आप ऐसे पढ़ सकते हो प्रोटोन एफ्रीडिया, या ऐसे पढ़ सकते हो प्रोटोनेफ्रीडिया, आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये प्रोटोन या फिर प्रोटोनेफ्रीडिया है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि प्रोटोनेफ्रीडिया एक प्लांट की जैसी स्ट्रक्चर होती है, लेकिन इसका जो है ये तो आपका सब टॉपिक हो गया। मेन टॉपिक आपके पास क्या है? मैं आपसे कहूँ, आपके पास अभी 3 टॉपिक बाकी हैं। एक आपके पास रिप्रोडक्शन, एक आपके पास नर्व सिस्टम, दूसरा प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया एक्चुअली एक सब टॉपिक है। मेन टॉपिक क्या है? इसमें आपके पास आएगा एक्सक्रीशन। क्या आएगा? एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन, मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन तो हमने अभी तक जो एक्सक्रीशन की बात करी थी, हमने जो अभी तक एक्सक्रीशन की बात करी थी, हम यहाँ एक्सक्रीशन रिलेटेड टू, एक्सक्रीशन रिलेटेड टू क्या? प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस के अकॉर्डिंग अगर हम एक्सक्रीशन कहें तो हमारे पास होगा नाइट्रोजनस वेस्ट। क्या होगा? नाइट्रोजनस। ये नाइट्रोजनस वेस्ट का क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। नाइट्रोजनस वेस्ट का एक्सक्रीशन करेगा। हाँ, बात समझ में आ गया, इजी है। दूसरा हमारे पास है, दूसरा इसने कहा कि ऑस्मो रेगुलेशन। याद रखिएगा, ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन क्या होगा? इट डज बाय किसके थ्रू होगी? ये होती है बाय फ्लेम सेल, बाय फ्लेम और सेल। यही क्वेश्चन नीट में आया हुआ है, यही क्वेश्चन है जो नीट में आ रखा है आपके एग्जाम में। ये आपसे पूछेगा कि फ्लेम सेल कौन से टाइप ऑफ फाइलम में प्रेजेंट होगी, तो आप बोलेंगे प्लेटीहेल्मिन्थेस। कहाँ होगा? तो मैं बोलूंगा प्रोटोनेफ्रीडिया में। अब ये प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है? प्रोटोनेफ्रीडिया एक प्लांट की जैसी स्ट्रक्चर होती है देखने में, है तो ये एनिमल, लेकिन प्लांट की जैसी एक स्ट्रक्चर है, और उस स्ट्रक्चर पे आपको छोटे छोटे हैं फ्लेम सेल्स मिलेंगे जो ऑस्मो रेगुलेशन करेंगे। ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक लेयर है, मान लीजिए एक लेयर है, यहाँ मान लीजिए आपके पास है वाटर। ये वाटर नाम का एक लिक्विड हो गया, या मान लीजिए एक्स नाम का कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाई नाम का कोई लिक्विड है। अब ये लिक्विड यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये लिक्विड भी यहाँ से यहाँ जा सकता है, ये भी यहाँ जा सकता है। सेम जब ये इस पर्टिकुलर, मान लीजिए एक मेम्ब्रेन है, मान लीजिए क्या है? एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके हैं कौन कौन? ये एक्स वाई जेड नाम से, या H2O और एक्स वाई जेड भी कह दो, जेड नाम से जितने भी हमारे पास लिक्विड्स हैं वो क्या हो सकते हैं? ट्रांसफर हो सकते हैं, या कह दो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा सकते हैं। क्रॉस किसको करेंगे? मेम्ब्रेन को। अब जब ये यहाँ पहुँच जाएंगे तो ये वापस भी आ सकते हैं, ये वापस भी आ सकते हैं। इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन मैथड कहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है कि बॉडी के अंदर, एनिमल अपनी बॉडी के अंदर लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक प्रोसेस का यूज करता है, उसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। याद रखिएगा, एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में है क्या? ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, टॉपिक है ऑस्मो रेगुलेशन। एक ऐसा टॉपिक है जो बिलोंग करा रहा है ऑस्मोसिस, है ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब बहुत इजी है। ये ऑस्मोसिस, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ, इट इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, इट इज अ पार्ट ऑफ डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन का ही पार्ट होता है। पहले इसको समझ लीजिए तो आपको फिर समझ में आ जाएगा कि प्रोटोनेफ्रीडिया करता क्या है फ्लेम सेल की प्रेजेंस में। आप पहले देखो कि प्रोटोनेफ्रीडिया देखने में कैसा होता है। ये देखने में कुछ ऐसा सा होगा, ये ऐसा है, और इसके आप सरफेस पर ऐसे, इस तरीके से, आप इस तरीके से ऐसे, ये आपको फ्लेम सेल्स लगी दिखाई देंगी। बाकी पूरा प्लांट के जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो उसे प्रोटोनेफ्रीडिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेफ्रीडिया। तो ध्यान रखना है कि प्रोटोनेफ्रीडिया क्या है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए काम करता है। पूरा क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये कंप्लीटली क्या हो जाएगा? आप चले जाइए, स्टूडेंट को लेकर आ जाओ।
एड्रेस वगैरह बता के। क्या बोला मैंने? इसे बोलते हैं प्रोटोनेफ्रिडिया। दिस इज कॉल्ड दी प्रोटोनेफ्रिडिया। दिस इज कॉल्ड द प्रोटोनेफ्रिडिया। तो पूरी स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्रोटोनेफ्रिडिया। आज बहन पढ़ लेगी, भाई नहीं पढ़ेगा उस पेज पे बहन पढ़ लेगी। तो दिस इज कॉल्ड दी कंप्लीटली प्रोटोनेफ्रिडिया। अच्छा, प्रोटोनेफ्रिडिया में जो रेड कलर के हमें दिख रहे हैं उसे हम क्या बोल रहे हैं? फ्लेम सेल। क्या बोल रहे हैं? फ्लेम सेल। ये क्या है? फ्लेम सेल्स है। अब ध्यान रखना है, प्रोटोनेफ्रिडिया का प्रॉपर काम नहीं होता, फ्लेम सेल्स का ही प्रॉपर काम होता है। प्रॉपर काम क्या है? तो मैंने कहा वो ऑस्मोसिस कर सकता है, और ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ही अंदर आता है। ऑस्मोसिस डिफ्यूजन के ही अंदर आता है। 9th क्लास में वर्ड आता है आपका ऑस्मोसिस, ठीक है। तो फ्लेम सेल का एक्चुअल फंक्शन क्या हो गया? ऑस्मोसिस। क्या फंक्शन हो गया? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस का मतलब मैंने क्या समझाया? जैसे आपने पढ़ा होगा कि मान लीजिए सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेलेक्टिव और परमिएबल, ये सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन कौन होती है? तो आप बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। कौन सी होती है? सेल मेम्ब्रेन, या आप कह सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा होगा, हाँ 9th क्लास में आता है। या तो सेल मेम्ब्रेन कह दो या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के इधर और उधर कुछ ना कुछ जा सकता है लिक्विडिटी में। जब ऑस्मोसिस की बात करोगे तो याद रखिए किसकी बात करेंगे? लिक्विड के ट्रांसपोर्ट की। लिक्विड के ट्रांसपोर्ट की। तो लिक्विड जो होगा वो आपका एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, लेकिन बीच में एक पर्टिकुलर आपको लेयर दिखाई देगी, उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ पर वाटर है, मान लीजिए मैंने कहा कि यहाँ एक्स नाम से कोई लिक्विड है, मान लीजिए वाई नाम से कोई लिक्विड है, मान लीजिए जेड नाम से कोई लिक्विड। ये लिक्विड इस सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ पहुंचा, उसी तरीके से एक्स भी पहुंचा, उसी तरीके से वाई भी पहुंचा, उसी तरीके से जेड भी पहुंचा। अब ये उधर जा सकते हैं तो क्या वापस आ सकते हैं? हाँ, ये वापस भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर एक्चुअल में 3 केस को फॉलो करने के लिए होता है। ऐसा करना होता है कि मान लीजिए उधर पानी कम है और इधर पानी ज्यादा है, तो ज्यादा पानी को हमें उधर ले जाना है। तो यहाँ 3 प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। 3 प्रोसेस कौन से होंगे? ये अक्सर सुनने को मिल जाते हैं। तो ऑस्मो रेगुलेशन में हम ऑस्मोसिस जो करते हैं वो किन 3 लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं? एक हमारे पास होता है हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, और एक हमारे पास होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, और एक हमारे पास होता है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक। जल्दी, आइसो। देखिए, अब तीनों का मतलब क्या है? हाइपरटोनिक का मतलब है कि जहां पर पानी ज्यादा हो, और इसका मतलब है कि जहां पानी कम हो, और इसका मतलब है कि वाटर जो होगा दोनों साइड में बराबर होगा। क्या होगा? बराबर। अब कहने का मतलब क्या हो गया? मान लीजिए इधर की साइड में पानी कम है, इधर ज्यादा है, तो इधर से इधर चला जाएगा। इधर की साइड पानी कम है और इधर ज्यादा है, तो इधर से इधर चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों साइड बराबर हो। तो जब लिक्विड एक तरफ कम हो और एक तरफ ज्यादा, तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, तो उसे हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक की कैटेगरी में डालते हैं। जैसे मेरी बॉडी में सेल है और वो सेल डिहाइड्रेटेड हो गया, मतलब मेरी सेल के अंदर, बॉडी में जो सेल्स हैं, हमारी पूरी बॉडी सेल से बनी है, तो मेरी बॉडी की जो सेल है वो पर्टिकुलरली डिहाइड्रेट हो गई। मतलब उसमें जैसे कहते हैं ना कि पेट में कब्ज हो जाना, कॉन्स्टिपेशन, तो उसमें होता क्या है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है एलिमेंट्री कैनाल। तो हमें पानी पीने के लिए ज्यादा कहा जाता है, या फिर स्टूल को पास करने के लिए कहा जाता है। वो किसके थ्रू होगा? वो ऑब्वियसली ऑस्मो रेगुलेशन के मेथड से ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक पर्टिकुलर एनिमल होता है जिसको हम प्लेटीहेल्मिन्थस कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया की फ्लेम सेल्स के थ्रू ऑस्मो रेगुलेशन मेथड करता है, और यहाँ से एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन का मेथड कंटिन्यू चलता है। हेलो, ठीक है, ये बात समझ में आ गया? इजी है बिल्कुल, है ना? दूसरा हमारे पास क्या है? रिप्रोडक्शन। द सेकंड वन पार्ट इज अ रिप्रोडक्शन। चलिए अगला देख लेंगे, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, देखिए, एक्चुअल में अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थस को, अगर हम एक्चुअल में प्लेटीहेल्मिन्थस, प्लेटीहेल्मिन्थस, अगर हम प्लेटीहेल्मिन्थस को देखें, ये एक टाइप ऑफ फाइलम है। फाइलम मतलब एक तरीके का एनिमल। अगर हम फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस को देखें तो इसका रिप्रोडक्शन एक्चुअल में दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। इसके पास दोनों मेथड होंगे, सेक्सुअल भी होगा और एसेक्सुअल भी। लेकिन इसका जो एसेक्सुअल मेथड है वो थोड़ा सा हटके है। हटके कैसा है? ये जो यूज करेगा, अब नाम क्या है तुम्हारा? रश्मि। हाँ, तो रश्मि बोलूंगा मैं। तो रश्मि, यहाँ पर जो प्लेटीहेल्मिन्थस एनिमल जो है उसका रिप्रोडक्शन का स्टाइल सेक्सुअल भी और एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल जब करेगा तो 3 नाम को फॉलो करके चलेगा। कौन कौन से 3 नाम है? एक बोलेगा हर्मेफ्रोडाइट, हर्मेफ्रोडाइट। एक नाम तो ये आ गया, हर्मेफ्रोडाइट।
क्या बोलेगा मोनाशियस, क्या बोलेगा मोनाशियस, क्या बोलेगा आपके साथ बाइसेक्सुअल, क्या बोलेगा बाइसेक्सुअल। ये तीन तरीके का सेक्सुअली प्रोडक्शन करता है कौन, प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस। अब इन तीनों का मतलब क्या है, इन तीनों का मतलब होता है, ये मैं पहले बता चुका हूं लेकिन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है इसलिए थोड़ा डिटेल बता रहा हूं क्योंकि आगे जाके डिफरेंस आ जाएगी। इसमें क्या कहता है, कहता है कि बोथ बोथ सेक्स ऑर्गन, बोथ सेक्स ऑर्गन, यहां बोथ सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है, या तो कह दो टेस्टिस, है ना, या कह दो ओवरी, है ना, पढ़े अपन लोग, है ना, टेस्टिस और ओवरी, ये दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही प्रेजेंट होते हैं। बड़ी बात क्या है कि इन सिंगल एनिमल, इन सिंगल एनिमल, मतलब अगर हम कहें कि लड़की कौन है लड़का कौन है तो हम कहेंगे नहीं, लड़की लड़का एक ही है। जैसे मैं लड़का हूं आप लड़की हैं तो हम लोगों में जेंडर डिफरेंस है, लेकिन प्लेटी हेलमिंथस के अंदर सेक्सुअली प्रोडक्शन का जो मेथड है वो जेंडर डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो हर्मोफ्रोडाइट है। हर्मोफ्रोडाइट या मोनाशियस या फिर बाइसेक्सुअल मतलब जिस एक ही एनिमल में दोनों जेंडर हो। क्लियर हो गया, बढ़िया। तो उसको किसी फीमेल की जरूरत नहीं पड़ेगी और फीमेल को मेल की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए खुद ही जिम्मेदार है, दूसरे की डिमांड नहीं हो रहा है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड में ये एक तरीका यूज करता है जिसका नाम क्या है बाइनरी फिजन। क्या है, बाइनरी, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन कह दो, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन आसान है। बाइनरी फ्रेगमेंटेशन में क्या है, बहुत इजी है। बाइनरी फ्रेगमेंटेशन मान लीजिए ये कोई एनिमल है, इस एनिमल के मान लीजिए मैं पीसेस कर दूं तो हर एक पीस से एक नया पीस बनेगा, हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गन बन जाएगा, हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गन बन जाएगा, हर एक पीस से एक न्यू ऑर्गन बन जाएगा। आसान है। प्लेटी हेलमिंथस का मतलब होता है फ्लैट वॉर्म्स, मतलब ऐसे वॉर्म्स, ऐसे कीड़े, है ना, ऐसे कीट जो कि फ्लैट होते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हैं। तो जैसे प्लानेरिया की मैं बात करूं तो यहाँ जो बाइनरी फ्रेगमेंटेशन मेथड जो होता है वो किससे होता है, प्लानेरिया से। किससे, प्लानेरिया। और प्लानेरिया जो होता है उसको हम, प्लानेरिया तो उसका कॉमन नेम है लेकिन बायोलॉजिकल नेम उसका क्या होता है, डुगेसिया, डुगेसिया, अच्छा नाम है ना, डुग डुग डुग, डुगेसिया। तो यहाँ हमें दूसरा टॉपिक भी समझ में आ गया विच इज कॉल्ड दी रिप्रोडक्शन। अब इससे पहले एक और टॉपिक था जिसका नाम था हमारे पास क्या, नर्व सिस्टम। यहां देखिएगा, नर्व सिस्टम, बस एक ही बात लिखना है कि जो उसका नर्व सिस्टम होता है वो लाडर तरीके से होता है। कैसा होता है, लाडर, मतलब लेडर, लेडर मतलब सीधी की तरह। इसके पास लेडर सिस्टम होता है, लेडर सिस्टम स्ट्रक्चर होती है, मतलब कि प्लेटी हेलमिंथस के जो जो उसमें नर्व सिस्टम है वो लेडर शेप है या लेडर सिस्टम है, ऐसा करके। लेडर मतलब सीढ़ी होता है ना, सीढ़ी की तरीके से उसका नर्व सिस्टम होगा। हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में तो वन बाय वन नर्व सिस्टम, जो नर्व्स होती हैं, एक नर्व फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, काउंटिंग कंटिन्यूसली चलता है। तो यहाँ हमें तीनों टॉपिक बढ़िया से समझ में आ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है, उस ये था हमारे पास क्या, प्लेटी हेलमिंथस, ये था हमारे पास, याद करने की कोशिश करो, ये था हमारे पास प्लेटी हेलमिंथस। अब जो नया टॉपिक आएगा उसका नाम है एसके हेलमिंथस। क्या नाम है, एसके हेलमिंथस। बढ़िया, तुम बढ़िया कोऑपरेट कर रही हो, बहुत सही। तो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव दी एसके हेलमिंथस, प्लेटी हो गया। नाउ सेकंड वन वी हैव दी, सही। तो नेक्स्ट वन टॉपिक वी हैव दी फाइलम, फाइलम, फाइलम हो गया, फाइलम एसके हेलमिंथस, एसके हेलमिंथस। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या, एसके, एस्केल, एस्केलमिंथस, एस्केल। द नेक्स्ट टॉपिक इज एस्केलमिंथस। लोग इसे एसके हेलमिंथस भी कह देते हैं या फिर एस्केलमिंथस भी कह देते हैं, तो अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, जैसे बुला सके। तो मैंने क्या बोला, एसके हेलमिंथस या फिर एस्केलमिंथस बोल सकते हैं। डेट होगी, फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूँ, और ये तो गायब था अभी, ठीक है, तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। देखो, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था, टॉपिक क्या, पूरा एक पर्टिकुलर फाइलम था जिसका नाम है प्लेटी हेलमिंथस, और चैप्टर का नाम क्या चल रहा है, एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम का हमारा एक कौन से नंबर का एनिमल पढ़ रहे हैं, पहला था पूरीफेरा, देन टिनोफोरा, देन सीलेंट्रेटा, उसके बाद प्लेटी हेलमिंथस। तो प्लेटी हेलमिंथस चौथे नंबर का है, उससे पहले 3 हो गया। और जो बेसिक क्लास थी स्टार्टिंग वाली वो मैंने आज वो डल जाएगी, उसको देखो, 1.5 घंटे की वीडियो है। उस वीडियो के बिना आप ये समझ लीजिए कि आप वो पढ़ना बेकार है, आप बेसिक नहीं समझ सकते, आप कितना भी पढ़ लीजिए आपके बस की नहीं है वो काम करना, है ना। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी और बड़ी शानदार क्लास गई है। तो एनिमल किंगडम के अंदर हमारे पास प्लेटी हेलमिंथस नाम का एक फाइलम है।
जिसमें कि हमने 3 टर्म्स पकड़नी थी, समझनी थी। एक हमारे पास था प्रोटोनेफ्रिडिया, और एक हमारे पास रिप्रोडक्शन, और एक हमारे पास नर्व सिस्टम। मैंने जनरली समझाया कि जो प्लेटीहेल्मिन्थस टाइप ऑफ फाइलम एनिमल्स होते हैं, उनका नर्व सिस्टम लैडर शेप होता है, मतलब सीढ़ियों के तरीके से उनका नर्व सिस्टम, उनके नर्व सिस्टम बना होगा। जैसे मैं बता रहा था अभी इसको कि हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो 1 बाय 1 नर्व्स जुड़ी है, मतलब 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग 1 बाय 1 है। लेकिन अगर बात करूंगा मैं किसकी, प्लेटीहेल्मिन्थस के नर्व सिस्टम की, तो लार्डर सिस्टम में है, मतलब सीढ़ियों के तरीके से जुड़ा है। तो ये एक उन्नत तरीका आ गया। इससे पहले के जो एनिमल्स आ रहे थे, चाहे वो सीलेंट्रेट हो, चाहे टीनोफोरा हो, या पोरीफेरा, उनमें नर्व सिस्टम का जिक्र नहीं करा गया। मैंने कहा था हाइड्रा एक ऐसा एनिमल है जिसने सबसे पहले नर्व सिस्टम को शो करा। मतलब हाइड्रा एक ऐसा है जिसमें सबसे पहले फीलिंग्स जैसी चीजें आई, उसने रिस्पॉन्ड करना शुरू करा। जैसे आपने एक सुना होगा टिग्मोटेस्टस, या फिर आपने छुई मुई का सुना, 9 10th में है, 10th में है। 10th में क्वेश्चन आता है टिग्मोटेस्टिस या फिर छुई मुई का टच मी नॉट नाम से, कि छुई मुई का पौधा। तो आप उसको छूने का नहीं, टच मी नॉट बोलता है वो, तो आप उसको ऐसे कर दीजिए, बस आप उसके सामने ऐसे चुटके बजाइएगा, आप साउंड के वाइब्रेशन से ही वो मुरझा जाता है। इसका मतलब उसमें सेंसेशंस हैं, मतलब उसमें नर्व सिस्टम है। तो जिस जिसमें नर्व सिस्टम होता है उसका रिस्पॉन्ड आता है, और जिसमें रिस्पॉन्स नहीं आता मतलब उसमें नर्व सिस्टम नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरी टांग एक पैरालाइज्ड है, खुदा ना खास्ता, ठीक है, अगर ये क्या हो जाए, पैरालाइज हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इससे सेंस आनी बंद हो जाएगी, उसे ही पैरालाइज कहते हैं। तो ब्रेन का एक हिस्सा मेरे इन मसल्स को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा कि इसमें जो भी प्रोसेस हो रहा है उसका मुझे कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ वो जिंदा है, उतना मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन इसका एक्शन से मुझे कोई मतलब, ठीक है। तो मैंने कहा प्रोटोनेफ्रिडिया, तो प्लेटीहेल्मिन्थस में फर्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या आ गया, प्रोटोनेफ्रिडिया। मैंने कहा कि प्रोटोनेफ्रिडिया एक सब पार्ट है या सब टॉपिक है। एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन इसका मेन टॉपिक है। एक्सक्रीशन तो इसका नाइट्रोजनस वेस्ट को निकालना होता है। लास्ट क्लास में मैंने 3 चीज बताई थी। 3 तरीके के एनिमल्स को ऑन अर्थ डिवाइड किया गया है। पहला एक ऐसा एनिमल होता है जो कि अपनी बॉडी से अमोनिया को रिलीज करते हो, उन्हें अमोनोटैलिक कहते हैं। दूसरे टाइप ऐसे होते हैं जो अपनी बॉडी से यूरिया बाहर निकालते हैं, उनको यूरियोटैलिक कहते हैं। तीसरे ऐसे जो अपनी बॉडी से यूरिक एसिड निकालते हैं, उनको यूरिकोटैलिक कहते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग भी एनिमल्स को डिवाइड किया गया है। हम क्या निकालते हैं, हम यूरिया निकालते हैं, NH2CO NH2, द फॉर्मूला ऑफ द यूरियस NH2CO NH2। तो हमारी बॉडी कैसी है, यूरिया निकालती है, अमोनिया नहीं। हम अमोनिया को क्यों नहीं निकालते, क्योंकि हम पानी में नहीं रहते। अगर हम पानी में रहते तो हमारी बॉडी से अमोनिया निकलती। और याद रखिएगा अमोनिया की एक बहुत खतरनाक क्वालिटी है जो हमारे साथ नहीं होनी चाहिए। अमोनिया का एक मॉलिक्यूल अपने 3 गुने मॉलिक्यूल पानी को पी लेता है। मतलब मान लीजिए एक जगह आपने एक मॉलिक्यूल रखा है किसका, अमोनिया का, तो अपने कंपैरिजन में 3 पानी के मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अगर मैं आपकी बॉडी में अमोनिया डाल दूं तो जितनी अमोनिया डालेंगे उसका लगभग 3 गुना पानी पी जाएगा वो। तो आपकी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, आपकी बॉडी तो डिहाइड्रेट हो जाएगी, मतलब पानी की कमी से मर जाओगे आप। तो आप ये सोच के चलें कि अमोनिया स्पेशली उन्हीं की बॉडी में होनी चाहिए जो पानी में रहते हो। समझ में आ गई मेरी बात, क्यों रहते हैं वो पानी में और क्यों वो अमोनोटैलिक हैं, क्योंकि उनका सीधे पानी से कांटेक्ट है, पानी की कमी नहीं है उनके अंदर। हम पानी पिएंगे तब हमारी प्यास बुझेगी, अदरवाइज हम पानी में डुबकी मार के हमारी प्यास नहीं बुझेगी, उल्टा पानी में जाके हमारी बॉडी और डिहाइड्रेट हो जाती, पता है। जैसे अभी मॉइस्चर का डे चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी बॉडी से स्वेटिंग रुकेगी नहीं, तो बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है। ये कहाँ से निकल रहा है पानी आपकी बॉडी में, सरफेस से, स्किन पोर्स से निकल रहा है, जिसको हम स्वेट पोर्स कहते हैं। लेकिन निकल कहाँ से रहा है, आपकी स्किन से निकल। और स्किन में कहाँ से आ रहा है, ये आपका पसीना नहीं है, ये पसीने को ब्लड को फिल्टर कर दो, जो सारी ताकत निकल रही है वो पसीने से निकल रही है। जैसे आप शूज पहनते हैं, शूज पहनने पर जो आपके पर्टिकुलर सॉक्स में जो स्वेटिंग होती है, वो एक्चुअल में एक तरीके से आपका ब्लड फिल्टर ही होता है, जो कि आपके बहुत सारे टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस उसमें फूड होते हैं। अब इसका मतलब नहीं पसीना मत बहाओ, आज से पसीना बहाना बंद, क्योंकि ऐसे एनर्जी बाहर निकलती है। पसीना बाहर निकलना भी जरूरी है, क्योंकि दिमाग को पता होता है कि कितनी स्वेटिंग होनी चाहिए। ओवर स्वेटिंग से आप चक्कर खा के ऑन द स्पॉट गिर सकते हैं, इसे सिनकॉक अटैक कहते हैं, मतलब अचानक से चक्कर आके गिर जाएगा। ऐसा होता है, हाँ। जैसे मान लीजिए किसी को वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग के बाद उसको बोली दौड़, असंभव, चांटा और मार देगा अगर उससे लग पाएगा तो, हल्की हाथ उठाने की ताकत नहीं रह जाती, तो उसे डिहाइड्रेशन कहते हैं। वोमिटिंग से, लूज मोशन से, स्वेटनिंग से आप डिहाइड्रेट हो जाते हैं। उसके बाद जब तक आपकी बॉडी में मिनरल्स, विटामिन्स, एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स ये सब लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएंगे, तब तक आपकी बॉडी रीजनरेट नहीं कर सकती। रीजनरेट मतलब पहले जैसी नहीं हो सकती। रीजनरेट ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ रीजनरेट जैसा होता है, ठीक है। तो प्रोटोनाफ्रीडिया को समझिए। मैंने बोला कि एक्सक्रीशन मतलब क्या बोला मैंने,
नाइट्रोजन वेस्ट करना मतलब अपनी बॉडी से नाइट्रोजन वेस्ट निकालेंगे, मतलब सीधे बात होगी अमोनिया निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अमोनिया। NH3 इज कॉल्ड दी अमोनिया। अपनी बॉडी से क्या निकालेंगे? अमोनिया। ऑस्मो रेगुलेशन भी करते हैं, मैंने भी समझाया कि ऑस्मो रेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑस्मोसिस किया जाता है, 9th क्लास में टॉपिक आया था। और सेल के 1 2 3 तीसरे पेज के लेफ्ट हैंड साइड पे एक पैराग्राफ है, तो वहां आप जाके देखेंगे, पता चलेगा। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मोसिस इट्स अ पार्ट ऑफ द डिफ्यूजन। डिफ्यूजन बड़ा होता है, ऑस्मोसिस छोटा। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि ऑस्मो रेगुलेशन बिना आप नहीं समझ सकते, ऑस्मोसिस के बिना ऑस्मो रेगुलेशन नहीं समझोगे, और ऑस्मो रेगुलेशन अगर आपको समझना है तो तभी आप इसके प्रोसेस को समझ पाओगे। ये जो ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये एनिमल कैटेगरी को शो कर रहा है, और ये बता रहा माय नेम इज प्रोटोनाफ्रिडिया, जिसमें आपको रेड कलर की कुछ सेल्स दिखाई दे रही हैं, उसको क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। क्या बोलते हैं? फ्लेम सेल। ये फ्लेम सेल ही हैं जो क्या करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं। क्या करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन करती हैं, मतलब ऑस्मोसिस करेगी। ऑस्मोसिस का मतलब मैंने समझाया कि मान लीजिए ये ऑस्मोसिस है, फ्लेम सेल ऑस्मोसिस करेंगी और पूरी स्ट्रक्चर को प्रोटोनाफ्रीडिया कहेंगे, जो कि प्लेटीहेल्मिन्थिस का ही एक फंक्शन है। मेरी बात में आगे, जैसे मेरी फिंगर्स हैं तो मूवमेंट करेंगी, कैच करेंगी, होल्ड करेंगी, खाना खा सकता हूँ, मूवमेंट कर सकता हूँ, ऐसा करके इनका भी अपना एक अलग फंक्शन है। तो मैंने बोला कि मान लीजिए एक सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, ये भी 9th क्लास का एक टॉपिक है। ये एक पर्टिकुलर सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, इसको आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कह दीजिए। हम इसे दूसरी भाषा में कोशिका, हिंदी मीडियम से हो तुम? इंग्लिश मीडियम से? हिंदी से? हिंदी से तो मैं बोलूंगा तुम्हें समझ में आएगा। एक होता कोशिका झिल्ली और एक होता कोशिका भित्ति। ये कोशिका झिल्ली है, भित्ति होती तो सेल वॉल होता, भित्ति होता तो सेल वॉल होता। ठीक, तो ये पानी यहाँ से यहाँ जा सकता है इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन के, और भी XYZ कोई भी कोई लिक्विड होगा तो इसके क्रॉस कर सकता है, क्रॉस करके वापस भी आ सकता है। जैसे इस रूम में पानी भरा है और एक पर्टिकुलर लेयर ऐसी बना दो कि पानी उसके पार बूंद बूंद करके चला जाए। जैसे ठंडा पानी आप निकालिए फ्रिज से तो देखिए कांच के चारों तरफ लिक्विड आ जाएगा, वो कहाँ से आता है? क्रॉस करके आता है। इसे हम क्या बोलते हैं? ऑस्मो रेगुलेशन, मतलब लिक्विडिटी को मेंटेन करना। ऐसा भी हो सकता है कि उधर कम हो इधर ज्यादा, तो इधर का पानी उधर चला जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि इधर पानी कम हो उधर ज्यादा हो, तो उधर का पानी इधर आ जाएगा। हाँ, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि आपको लिक्विडिटी मेंटेन करनी है। ज्यादा पानी बॉडी में रहेगा तो पथरी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? टोन हो जाता है, और ऑर्गन्स भी खराब होने की चांसेस होती है। क्योंकि आप सोच के, आपकी बॉडी में ब्लड से डूबे हुए ऑर्गन्स हैं, आप उनको पानी दिए जा रहे हैं, तो ब्लड का कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा, ब्लड का कॉन्टेक्ट कम हो जाएगा। इसलिए ज्यादा पानी में नहाने के बाद बॉडी सबसे पहले पेनफुल हो जाती है, और जैसे बारिश में कभी नहीं आप 1 2 4 5 घंटे, पैरों में पेन हो जाएगा, वो इसीलिए होता है, वो इसलिए होता है। दूसरा मेथड इसका रिप्रोडक्शन। देखिए रिप्रोडक्शन इसके पास जो प्रोसेस है वो कैसा है? रिप्रोडक्शन इसके पास दोनों तरीके का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। एसेक्सुअल बड़ा इजी है, बाइनरी फ्रेगमेंटेशन होता है, मतलब कि किसी भी एनिमल को उठाएं और उसके 4-5 पीस कर दें, एक ऊपर वाला पीस, एक दूसरा बीच पीस और एक पीस, अलग अलग पीसेस कर दिए। हर एक पीस एक नया ऑर्गन बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बना देगा, न्यू ऑर्गेनिज्म। जैसे मैंने एग्जांपल लिया प्लेनेरिया, और प्लेनेरिया कॉमन नेम है, और वैसे इसका जो नाम होता है उसे बोलते हैं डुगेसिया। क्या बोलते हैं? डुगेसिया। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे कि फेसिउला मैंने बताया था, है ना, ऐसे करके हमारे पास है। आगे बढ़िए। अब मैंने कहा कि रिप्रोडक्शन सेक्सुअल करना होगा तो उसके लिए 3 टर्म्स फॉलो करनी पड़ेंगी, क्योंकि 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है प्लेटीहेल्मिन्थिस के अंदर। जैसे कि हर्मोफ्रोडाइट या फिर मोनोशियस या फिर बाइसेक्सुअल, ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके सेक्स ऑर्गन, टेस्टिस और ओवरी एक ही एनिमल में होते हैं, मतलब मेल फीमेल एक ही है, मेल को फीमेल की जरूरत नहीं और फीमेल को मेल की। अगर ह्यूमन के साथ ऐसा हो जाए तो क्या ही हो जाए? अगर ह्यूमन के साथ ऐसा हो जाए, मेल फीमेल एक ही में है, मतलब टेस्टिस ओवरी एक ही में है, बाइसेक्सुअल हो गया। मोनोशियस कह दीजिए, बाइसेक्सुअल कह दीजिए, और हर्माफ्रोडाइट। अगर ऐसा हुआ, हम कैसे हैं? हम डायोशियस हैं, हम मोनोशियस नहीं हैं, हम डायोशियस हैं। डायोशियस मतलब मेल अलग है, फीमेल अलग है, मेल सेक्स ऑर्गन्स अलग हैं, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग है, हमारे जेंडर को डिस्क्राइब किया गया, सेपरेट किया गया है। अगर ऐसा ना होता तो क्या होता? कोई लड़की ना होती ना कोई लड़का होता, एक ही क्वालिटी होती, उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। ठीक है, शादी नहीं होती फिर। अच्छा होता वैसे ये अच्छा होता, शादी, और हर कोई अपने इंडिविजुअल लाइफ का व्यक्ति होता। वही माँ होती, वही बाप होता, वही औलाद होती, ठीक है, वही दादा होता, वही दादी भी होती, वही नानी होती, और वही नाना दादा, सब वही होता। अच्छा होता वैसे कि किसने गलत करा? नाना ने, नानी ने गलत नहीं करा ऐसा भी हो जाता नहीं। मानो अरे दादा ने गलत किया था, दादी ने तो नहीं किया, तो अपने अंदर गलत भी चलता, सही भी चलता, हम ही सही है और हम ही। इसलिए गॉड को जब देखते हैं तो गॉड क्या है? स्वयंभू जैसे बोलते हैं, तो अयोनी जहाँ है, मतलब कि किसी फीमेल से नहीं जन्मे हैं, तो वो इसलिए सुप्रीम हो जाते हैं।
खुद ही गलत हो जाते हैं, खुद ही सही हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आएगा एसके हेलमिंथिस। ये बड़ी बात है, अगर ऐसा होता ह्यूमन तो कितना अच्छा होता, नहीं? टेंशन ही खत्म। नहीं, पॉपुलेशन फिर कौन बढ़ा रहा है? कौन बढ़ा रहा है? फिर ये नहीं होता कि लड़की बढ़ा रही है या लड़का। पर ये बुरा है, पर ये बुरा होता, क्योंकि एक इंसान को दूसरे इंसान से कोई ताल्लुक नहीं रहता। अपनी नीड अगर अपने से ही पूरी हो जाए तो दूसरे वाले की कोई वैल्यूएशन। तो माँ कौन है, फादर कौन है, आपके इमोशंस मदर के प्रति, भाई बहन के प्रति, हस्बैंड के प्रति, वाइफ के प्रति, बच्चों के प्रति, दादा दादी या नाना नानी के प्रति, सारे ऐसे हो जाते। आजकल वैसे ऐसे ही हो रहा है, ज़्यादा लगाव रह नहीं गया लोगों को। रीज़न बस यही है कि पीढ़ी का गैप है। दिस वन इज अ गैप ऑफ जनरेशन। पिछली जनरेशन अब की जनरेशन के साथ मैच करके क्या नहीं चल सकती। बहुत कम लोग हैं जो मैच करके चलते हैं। चलिए एसके हेलमिंथिस पर आइए। एसके हेलमिंथिस फाइलम कैसा होता है? प्लेटिहेलमिंथिस कंप्लीट हो गया। अब यहाँ बात समझिए, जितने भी हमारे पास एसके हेलमिंथिस टाइप ऑफ एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? लिखेंगे कि दीज ऑल एनिमल्स, मैक्सिमम है मतलब मैक्सिमम लिखेंगे, मतलब कुछ अलग भी हो सकते है ना। दीज ऑल एनिमल्स कैसे हैं? दीज ऑल मैक्सिमम एनिमल्स, एनिमल्स आर कैसे हैं? तो आप बोलेंगे ज्यादातर जो ये हैं आपको जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपने केंचुआ देखा होगा, तो अर्थवर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? अर्थवर्म। अच्छा, अर्थवर्म को कुछ और भी कहा जाता है। 3 नाम दिमाग में सेट कर लीजिए। मेडिकल में इस इस वाले बॉक्स से क्वेश्चन आ रखा है। एक है नेरिस, एक क्या है? नेरिस। और एक का नाम है, एक का नाम क्या है? हिरुडेनेरिया। और एक का नाम है पेरेटीमा, एक का नाम है पैरेटीमा। नाम ऐसे हैं कि कभी याद ही नहीं होंगे, चाहे कितना याद कर लो। कैसे याद होगा? याद करके छोड़ दो, फिर कभी याद करके देखो। कभी मतलब खुद से ही, अरे उसका नाम क्या था? नैरिस था। उसका नाम क्या था? हिरुडिन हिरुडू हिरी हिरुडिनेरिया था। ठीक है, टंग ट्विस्टर है। और दूसरा क्या है? फेरेटीमा। यहाँ पर एक नाम लिखा हुआ है, ये आपका मेडिकल में पूछा, क्या बोलते हैं? एकदम ऐसा लगेगा जापानीज नाम है, सेंग्यूवोरस। संघाई सुना ना? संघाई, सेंग्यूवोरस एक जगह की कैपिटल है। तो सेंग्यूवोरस क्या है? सेंग्यूवोरस। सेंग्यूवोरस वो है जो जोंक हैं, जो जोंक हैं उसको सेंग्यूवोरस कैटेगरी कहते हैं। और मैं कह दूं कि आपके पास नारिस वो है जो कनखजूरा, जो सबने देखा है, नारिस कनखजूरा होता है, सबने देखा है। दूसरा क्या हमारे पास? और फेरेटीमा। फेरेटीमा कौन है? केंचुआ, ये भी सबने देखा है। तो ये सब जो है 3 जो है उसके कैसे हैं? बायोलॉजिकल नेम है। बाकी कॉमन नेम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहीं लिखा है, ये लिखे, क्लाइंब या रैगवॉर्म कहते हैं इसको, कनखजूरे। और अगर हिरुडिनारिया की बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेंग्यूवेरस बोलते हैं। मतलब ये वो होते हैं जो ब्लड को सक कर लेते हैं, दूसरे का ब्लड चूस लेते हैं। हाँ, सकिंग ऑफ ब्लड है। और फेरेटीमा कौन है? ये आपके फेरेटीमा क्या है? अर्थवॉर्म है। ये तो अर्थवॉर्म है, ये तो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप अर्थवॉर्म में, क्या ही बताएंगे। अर्थवॉर्म ही है ना कॉमन नेम इसका, तो सब जानते ही हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म ये मैं पहले क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए पहले बता रहा हूं क्योंकि जो मैं पढ़ाऊंगा तो आप मैच करते हुए चलोगे तो समझ में आएगा इसके साथ ऐसा होता होगा। नहीं तो इमेजिन ही रहेगा सब कुछ कि क्या पढ़ रहे हैं। तो मैंने कहा कि जो एस्केलमेंथिस है उसके सारे भी एनिमल्स कैसे होंगे? उनकी जो उनके पास क्या होगा? राउंडेड, या तो कह दो राउंडेड या कह दो सर्कुलर। राउंडेड या सर्कुलर। एक तो राउंडेड होंगे, सर्कुलर होंगे। हाँ, लीच को देखिए गोल होती है, कन खजूरे को देखिए लगभग गोल ही होता है, केंचुए को देखिए लगभग गोल ही होता है। लेकिन एक और भी क्वालिटी है कि वो राउंडेड होने के साथ साथ में, सर्कुलर होने के साथ साथ में, राउंडेड सर्कुलर बॉडी शेप हो गया इनका। बॉडी शेप है, आराम से बैठ के समझिएगा, ये टॉपिक बहुत ज्यादा वास्ट टॉपिक है समझ के हिसाब से। इसके साथ साथ में अगर आप देखें तो दूसरा पॉइंट कि टेरेस्ट्रियल या कह दो ट्रांसवर्स सेक्शन टू दी ट्रांसवर्स टू दी ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन समझते हैं आप? लगभग बीच में से तो मैं हूं, तो मेरा ये ट्रांसवर्स सेक्शन है, मैंने यहां से ऐसे फोल्ड हो सकता हूं। लेकिन आप इन 3 को देखेंगे, चाहे वो कनखजूरा हो, अरे कहां गया कनखजूरा? ये रहा कनखजूरा, ठीक है। चाहे वो कनखजूरा हो, चाहे वो जौंक हो, चाहे वो अर्थवॉर्म हो, तीनों में से कोई भी हो, आप देखिए, आप उसको टच कीजिए रोल हो जाता है। छूकर देखिए आप उसे तो रोल हो जाएगा। रोल क्यों हो जाएगा? ये इसकी एबिलिटी है, ये इसकी एबिलिटी है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसी को इसने बताया कि टू द ट्रांसवर्स सेक्शन मतलब मिडिल सेक्शन क्या हो जाएगा?
वहां से क्या हो जाता है, फोल्डेड हो जाता है। कैसा हो जाता है, फोल्डेड। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा, सारे एनिमल्स कैसे हैं, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स सर्वाइव, सर्वाइव कहां पर, कहां सर्वाइव करेंगे, सोच के देखो, ये कहां रहते होंगे? क्या ये फ्रेश पानी में रहते हैं? नहीं नहीं, साफ पानी में तो नहीं, पॉसिबल नहीं। फिर कहाँ रहेंगे? ये टेरेस्ट्रियल प्लेसेस पे रहना पसंद करते हैं, फ्रेश पानी में भी रह सकते हैं, ठीक है। तो वैसे तो कह देंगे नॉर्मली आपकी सर्वाइव टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एंड फ्रेश वाटर, एंड फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में सब नहीं रह सकते, याद रखिएगा, फ्रेश वाटर में सब नहीं रह सकते। मेरी बात को समझिएगा। काम करते हैं, अब नहीं आएगा। देखिए, आपको कहीं कहीं आपको दिखाई देगा, शायद मैंने फ्रेश वाटर कहीं लिखा है, नहीं लिखा है, कोई बात नहीं, लिखा है, ये लिखा है फ्रेश वाटर, लिखा है ना फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर में कौन आ रहा है, हिरुजिनेरिया, मतलब कि सेंग्यूबोरस, मतलब जौंक आ रही है। कौन आ रही है, जौंक। तो ये जौंक हो गई, जौंक। तो जौंक जो है वो साफ पानी में भी रह सकती है, लेकिन एक नाम है जिसको हम बोलते हैं रोबिडाइट। क्या बोलते हैं, ये क्या नाम बोल रहे हैं अजीब अजीब से, ठीक है, होता है तो क्या करें। अब एक फ्रेश वाटर में रहने वाला एनिमल होता है, उसको बोलते हैं रोबिडाइट, या रॉब डाइट्स कह सकते हैं आप, रॉब और डाइटस, दिस इज कॉल्ड दी रॉबडाइटिस। तो रॉबडाइटिस क्या है, एक तरीके का एनिमल है। क्या है, एनिमल, एनिमल है। और ये एनिमल कहां रहेगा, फ्रेश पानी में। मोस्टली टेरेस्ट्रियल तो रहते ही हैं, मतलब जमीन पे तो रहेंगे, लेकिन फ्रेश पानी में रहने वाला ये है। इतनी बात मुझे समझ में आ गई। उसके बाद समझिए, अब इनकी बॉडी का प्रोसेस समझिए। मैंने कहा ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि, मैंने कहा ये ऐसे एनिमल्स हैं जो कि कैसे हैं, इनकी बाइलेटरल सिमेट्री है। कैसी, बाइलेटरल सिमेट्री, मैं बता रखा है सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री की बात करेंगे तो बाइलेटरल सिमेट्री वो है जो किसी भी, जो किसी भी एनिमल को, जैसे मान लीजिए एक एनिमल है, तो ऐसे ही होगा, मान लीजिए कोई एनिमल है, तो इसको अगर मैं सेंटर से काटूं, ये बीच में से काट दूं, तो ये यहां पार्ट और यहां पार्ट इक्वल बटेगा। मतलब जैसे मैं हूं, मेरी बाइलेटरल सिमेट्री क्या है, एक प्लेन ले, प्लेन मतलब एक चाकू, या मान लीजिए कोई कुल्हाड़ी या कुछ भी जो बिल्कुल प्लेन हो, और मेरा सेंटर ऑफ एक्सिस निकाल दीजिए, सेंटर ही हो गया। तो मैं इसको अगर ऐसे काटूंगा तो मैं दो हिस्से में बराबर बढ़ जाऊंगा। इसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। ऐसा करने का नहीं, ठीक है, ऐसा मतलब प्रैक्टिकली कर सकते हैं, लेकिन किसी और चीज पे। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि इक्वली डिवीजन है ना, इक्वली डिवीजन, इक्वली डिवीजन ऑफ एन एनिमल, ऑफ एन एनिमल टू दी सेंट्रल एक्सिस, टू दी सेंट्रल एक्सिस, मतलब उसकी कोई सेंटर तो पकड़ोगे ना, ये सेंटर हो गया, ऐसे काटना है। आप ऐसे नहीं काट सकते, आप ऐसे नहीं काट सकते, आप ऐसे ही काटोगे। ऐसे काटोगे तो बराबर नहीं आएगा, ऐसे काटोगे बराबर नहीं आएगा, काटोगे ऐसे ही। तो अगर ऐसे काटोगे तो रेडियल हो जाएगा, ऐसे काटोगे रेडियल हो जाएगा। रेडियल का मतलब कई सारे प्लेन से काटा, दो बराबर भाग में। लेकिन अगर एक से काटा, बिल्कुल इक्वल पार्ट कट गया, तो उसे हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। तो टू दी सेंट्रल एक्सिस बाय, बाय द प्लेन, बाय द प्लेन। अब प्लेन वो औजार है जिससे आप काटेंगे। मेरी बात समझ में आ गया, उसे बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। इसके अलावा, इसके अलावा इसके पास कैसा होता है, इसके पास जर्म लेयर, जर्म लेयर, इसके पास जो जर्म लेयर्स हैं वो कैसी हैं, आप कहेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। कैसा बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब होगा कि जिसमें तीन होनी चाहिए, एक एक्टोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। मतलब कहने का ये है कि जिसमें तीन लेयर्स होंगी। तीन लेयर का मतलब क्या है, मेरी बॉडी मैक्सिमम मिनिमम तीन लेयर से मिलकर बनी है। मतलब जब मैं एम्ब्रॉयनिक कंडीशन में था, मतलब मैं जब 9 महीने के जेस्टेशन पीरियड में था, तो तब भी मेरे अंदर तीन लेयर थी। उन तीन लेयर से ही मेरे ऑर्गन्स बने हैं। हड्डी मेरी मीजोडर्म से बनी है, और बाहर की जो स्किन है वो एक्टोडर्म से बनी है, और अंदर की जो लेयर्स हैं वो हमारी एंडोडर्म से बनी, और बीच के जो ऑर्गन्स हैं वो किससे बने हैं, मीजोडर्म से। तो मिडल वाले ऑर्गन्स होते हैं, बाहर वाली बॉडी वॉल होती है, और अंदर वाला एंडोडर्म होता है। आप इसको समझ के चलिएगा। तो ऐसे बनता है। अब ये इतना उन्नत हो चुका है, एस्के हेलमिंथिस टाइप ऑफ फाइलम, जिसमें तीनों लेयर्स आ सकती है। मतलब हमारी तरह डेवलपमेंट हो रहा है इसका, इसकी तरह, लगभग हमारी तरह। अच्छा आगे चलिए। उसके बाद इसके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको अलग माना गया है। इसके पास ऑर्गन सिस्टम कैसा,
ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ जी कि इसकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन्स आपस में मिलेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे। इसकी बॉडी के अंदर कई सारे ऑर्गन आपस में मिलेंगे और एक सिस्टम बनाएंगे और एक सिस्टम प्ले करेंगे। जैसे मेरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, मेरी बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल है, खाता हूं निकालता हूं, माउथ और एनस, इंजेक्शन एक्सक्रीशन, बीच में कुछ तो होगा। हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्टमक है, गॉल ब्लैडर है, ड्यूडेनम है, जेजुनम है, सिकम है, कोलम है, रैक्टम है, लिवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। ये सब एलिमेंट्री कैनाल में है। ये सब पचाने में ही मदद कर रहे हैं। किसको? फूड को। तो बताओ सब के सब डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं क्या? एक काम हो रहा है, सारे ऑर्गन की एक लड़ी बनी, उसका नाम बोला एलिमेंट्री कैनाल, और सबने क्या करा? डाइजेशन, और उससे एक रोल प्ले हुआ डाइजेशन। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम रोल प्ले करते हैं। तो क्या बोलेंगे? मेनी ऑर्गन, है ना, मेनी ऑर्गन सिंगल, क्या? सिंगल सिस्टम, है ना, सिंगल सिस्टम फंक्शन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे जैसे डाइजेशन, जैसे डाइजेशन, हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे डाइजेशन सबसे बड़ा एग्जांपल तो यही है। ठीक है, क्या यहां तक कोई डाउट है? मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, आराम से एकदम मस्त तरीके से समझना। उसके बाद मैं क्या बोलूं? उसके बाद इसके पास यहीं पे लिख देंगे, एक पॉइंट यहाँ पर ही आ जाएगा, अगले पेज पर फिर नया पॉइंट लेके चलेंगे। ये इसके पास होता है कैसा? अभी तक असिलोमेट आ रहा था, अभी तक असिलोमेट, इसके पास सूडोसिलोमेट है। अरे बताओ भाई, तीन होता है हमारे पास, ट्रू सिलोमेट, इसको हम यूसिलोमेट कहते हैं, और सूडोसिलोमेट, और एक होता है हमारे पास असिलोमेट। तो इसके पास होता है सूडोसिलोमेट। कैसा? तो ये क्या बला है? ये क्या बला है? सूडोसिलोमेट का मतलब है कि बाहर होगा एक्टोडर्म, अंदर होगा एंडोडर्म, और एक तरफ होगा मीजोडर्म, एक तरफ होगा मीजोडर्म, और बीच में बचेगी कैविटी। इस तरीके के बनने वाले ऑर्गन को, ये हो गया एक्टो, ये हो गया एंडो, और ये हो गया मीजो। तो क्या बीच में जगह नहीं बची? जिसमें जो बची हुई जगह होती है उसे हम कैविटी कहते हैं। इस तरीके के एनिमल्स को हम यूसिलोमेट टाइप ऑफ एनिमल्स, क्या बात समझ में आ गया? अगर आपके पास यूसिलोमेट होती तो ये एक्टोडम होती, ये मीजोडम होती, ये भी मीजोडम होती, और ये एंडोडम होती। अब ऊपर भी मीजोडम है, नीचे भी मीजोडम है, दो मीजोडम के बीच में कैविटी है, और इसको मैं कैविटी कहूंगा। इसको हम क्या बोलते हैं? यूसिलोमेट। ऐसा नहीं है, इसमें केवल एक ही मीजोडम है। इसमें दिख रहा है ना, एक ही मीजोडम है, दो तो नहीं दिखाई दी। तो अगर एक मीजोडम दिखाई दे तो सूडोसिलोमेट, और दो दिखाई दे तो यूसिलोमेट, और एक भी ना दिखाई दे तो असिलोमेट। असिलोमेट, सिलोमेट मतलब, सिलोम का मतलब होता है कैविटी, सिलोम का मतलब हमारी बॉडी में जगह जगह पर स्पेस है। हमारी बॉडी में जो ऑर्गन्स हैं, ऐसा नहीं कि पेट, और पेट से बिल्कुल फिक्स अप है लिवर, नहीं, फिक्स्ड अप है, लेकिन फिर भी जैसे मैं, दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपस में टच कर जाए, पॉसिबल नहीं है। मैं इसको टच करूं, कर दिया, लेकिन ये टच नहीं हुआ है, ये टच नहीं हुआ। आप किसी भी चीज को सकते ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। आप किसी भी चीज को टच, ये अजीब सी बात नहीं है क्या? अजीब सी बात बिल्कुल नहीं। माइक्रोस्कोपिक लेवल से देखोगे तो जब ये दो चीजें आपस में जुड़ेंगी तो इसके बीच में स्पेस है, पर वो देख नहीं पा रहे आप। जैसे मैंने कहा ये मार्कर, अरे छोड़ दो, पानी है, ये पानी है। आप जानते हैं कि पानी H2O मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। एक मॉलिक्यूल बनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि H2O, एक H और दो O है, ऑक्साइड H2O, दो H और एक O, एक ऑक्साइड और दो हाइड्रोजन, ये मिलेगा। तो क्या बीच में जगह नहीं होगी? हाँ, बीच में जगह होगी। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास H2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनके बीच में क्या होगी? जगह होगी। तो जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में ही इतनी जगह है, तो जब वो भरे होंगे बहुत सारे, तो बहुत जगह होगी। ये बात समझ में आ रही? ऐसे देख लो ना, मान लीजिए कोई प्लेट है, उस प्लेट पे आप लगातार कील गाड़ते जाएं, लगातार, मतलब स्पेस मत दो अपने हिसाब से। और जब आप उसको ऐसे कर, जैसे अभी तो ऐसे है, फिर आप ऐसे करके देखिए, अभी पार दिख जाएगा, नहीं दिखता। अरे टी शर्ट देख लो, टी शर्ट में होल दिख रहे हैं, पार देख के दिखाना। अभी उतारूं और यूं करके देखूं, पार दिखेगा। मतलब तुम होल्स देख नहीं पा रहे, होल्स देख नहीं पा रहे, मतलब आप दुनिया में किसी भी चीज को टच नहीं कर सकते। कर लेंगे? नहीं कर सकते। मतलब आज तक आपने किसी चीज को छुआ ही नहीं है, मतलब आज तक आपने किसी चीज को छुआ ही नहीं है। ये क्या बता रहे हैं उल्टी सीधी चीजें, ठीक है? ये फिजिक्स का लॉ है, ये फिजिक्स का लॉ है, क्योंकि एक्चुअल टच
का फील जिंदगी में आप भूल नहीं पाएंगे। एक्चुअल टच, जैसे आग आपकी बॉडी को अगर टच करे तो बॉडी ही फूंक देगी, इसे टच कहते हैं। करके देखो, नहीं सुन मेरी बात, करके देखो। जैसे पानी पिया तो पानी सेल के अंदर गया, इसे टच कहते हैं। कोई चाकू लिया और कटा और अंदर तक कटा, इसे टच कहते हैं। इसे टच नहीं कहते, ये तो होल्डिंग है, ये टच थोड़ी है, होल्ड है। आप कह देते टच, नहीं टच है ही नहीं। टच होता तो इसका फील आ जाता, इसका फील कहाँ आ रहा है, तो सॉलिड आ रहा है बस। सॉलिड कोई फील थोड़ी है, नहीं सॉलिड कोई फील नहीं है। सॉलिड तो अनुमान है, समझ है जो आप बोल पा रहे हैं, ठीक है। आपको बताया जाता है कि लिक्विड सॉलिड है, सॉलिड लिक्विड है, तो आप उसको ही बोलते हैं। ये बोलिए, आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं सॉलिड और अंदर बोल रहे हैं लिक्विड। उल्टा बोला जाता, पहले से पढ़ाया जाता कि बाहर वाली चीज सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो आप इसको लिक्विड कहते हैं। अरे नहीं समझ आ रहा, आपको ये सॉलिड बताया गया इसलिए आपको सॉलिड कह रहे हैं, और लिक्विड बोला जाता तो आप गैस को सॉलिड कहते तो वो बोलते हाँ सॉलिड बह रहा है। सुनने में अब अजीब लग रहा है क्योंकि आप उसको दिमाग में उतार चुके हैं। चलिए, एक बात तो हो गई। तो हमारे पास कैसी कैविटी है और हमारे पास लेवल कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बायलेटरल सिमेट्री है, और हमारे पास जर्म लेयर इस तरीके की है। इसके बाद समझिए, अब आगे बढ़े। जब हम एस्के हेलमिंथेस की बात करते हैं तो एस्के हेलमिंथेस के जितने भी वॉर्म्स हैं वो सारे कैसे हैं, राउंडेड वॉर्म है। कैसे वॉर्म है, राउंडेड। तो याद रखिएगा, एस्केलमेंथिस, जब मैं इसका नाम बोलता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कोई फॉरेन मूवी का नाम है, एस्केलमेंथिस मूवी, ठीक है। तो इसका नाम ये अजीब तरीके का है, एस्केलमेंथिस। एस्केलमेंथिस में आप देखेंगे कि इसका जैसे मान लीजिएगा, डाइजेशन लीजिए पहले, बहुत बढ़िया। इसका डाइजेशन लीजिए, डाइजेशन तो बड़ा यूनिक है इसका। इसका डाइजेशन कैसा होगा जी पंकज, कैसा डाइजेशन होगा इसका, कंप्लीट के इनकम्प्लीट? ऑर्गन्स हैं इसमें तो कैसा होगा, अरे कंप्लीट होगा। लेकिन दुनिया में एक ही ऐसा फाइलम है जिसमें कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों होते हैं। इससे पहले, किससे पहले, एस्केलमेंथिस से पहले कौन आया था, पोरीफेरा, उसके बाद सिलेंट्रेट, उसके बाद टीनोफोरा, उसके बाद प्लेटीहेलमिंथिस। ये चार जो शुरू में आए, इन सब के अंदर इनकम्प्लीट डाइजेशन था। इनकम्प्लीट डाइजेशन का मतलब जिसमें एक ही छेद हो, वहीं से खाना है, वहीं से निकालना है। नहीं समझ में आया, इसे इनकम्प्लीट डाइजेशन क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट। तो इसमें कैसा है, कंप्लीट है। इसमें कैसा है, कंप्लीट है। तो इसके पास होता है कंप्लीट, कैसा, कंप्लीट। कंप्लीट एक चीज कैसा, कंप्लीट डाइजेशन। इसके पास कंप्लीट डाइजेशन है। इतने पे बात खत्म नहीं होती, इसके पास क्या होगा, इसके पास मस्कुलर, इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स होगा। ये क्या बला है, इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स होगा। ये क्या है, इसी पर नीट पे क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ये थोड़ी अलग बात आ गई। इसने बोला कि इसके पास मस्कुलर फैरिंग्स है। अरे ये होता क्या है, मस्कुलर फैरिंग्स कुछ नहीं है। जब किसी को किसी दूसरे की बॉडी से न्यूट्रिशन को सोखना हो तो अपनी मसल्स का यूज करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे मुंह में दांत ना होते, ताकि जैसे जौंक ले लीजिए आप, तो जौंक तो इसमें है ही, तो जौंक मस्कुलर, उसके पास फैरिंग्स होते हैं। वो क्या करती है, अपनी मसल्स को ऐसे करके गड़ा देगी और ऐसे करती रहेगी और सक करती रहेगी। तो इसे मस्कुलर फैरिंग्स कहते हैं, मस्कुलर फैरिंग्स। या फिर आप देख लिए कन खजूरे को, ठीक है, नारिस देख लीजिए, तो उसके जो पांव हैं वो ऐसे गड़ा देगा और तब आपको आगे से खाएगा। मस्कुलर फैरिंग्स डरावनी चीज है। और ऐसा नहीं है कि कन खजूरे आपके पास मुश्किल से इतने से होते हैं, कन खजूरे इतना भी बड़ा बड़ा होता है और हाथ से ज्यादा मोटा भी होता है। तो आप देख के पागल हो जाओगे, मतलब आपको इंडिया में तो वही मिलेगा ना इतना बड़ा, ये भी बहुत ज्यादा बड़ा बता दिया मैंने, ठीक है, वो बहुत भयानक है। हाथ बराबर के कन खजूरे होते हैं नारिस, और मोटाई में ये आप देखें। लेकिन बड़ी बात है कि वो काटते नहीं है, बड़ी बात यह है कि वो काटते नहीं। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, जितने भी दुनिया के बड़े से बड़े एनिमल्स हैं वो डेंजर होते ही नहीं है। ब्लू व्हेल, वो इंसान खाना पसंद ही नहीं करती, तो बस मुंह खोलना है, लाखों फिश उसके अंदर जाएं और जाके बैठ जाएगी चुपचाप, तो कोई मतलब ही नहीं है। हाथी आपको अटैक करता ही नहीं मोस्टली, आप उसके तरफ जब साउंड क्रिएट करेंगे तो तब भी ऐसे होगा। बड़ी बात यह है कि जितने भी बड़े एनिमल्स उनको पता ही नहीं कि हम बड़े हैं, उनको बड़ा होने से पहले प्रोटेक्शन दे दी गई। जैसे हाथी को कान दे दिया गया, ब्लू व्हेल को ऐसे आंख दी है कि वो पीछे की बॉडी देख ही नहीं पाती, बस पता है कि मैं अलग हूं और मुझसे लोग डरते हैं। कितनी अजीब सी बात हो, मैं बहुत बड़े आकृति का हूं लेकिन मुझे पता ही नहीं मैं बहुत बड़ा हूं, और लोग मुझसे डर रहे हैं तो मैं डरा ही जा रहा हूं। उसको पता नहीं पीछे का हिस्सा कितना बड़ा है। अरे गेटिंग पॉइंट। तो शेर का अपना प्रोसेस अलग है, शेर को लगता है मेरे से डरते हैं, वो शेर की आवाज से डरते हैं, शेर की बस आवाज से डरते हैं। शेर नहीं तो शेर को शिकार करना आसान है, चार गीदड़ मिलके शेर मार देते हैं, चार गीदड़ मिलके शेर मार देते हैं। लेकिन शेर को जब पड़ेगा तो चार गीदड़ों को एक साथ भी कर देगा हिसाब, ठीक है, क्योंकि कौन सा डायलॉग है वो, शेर अकेले ही आता है नहीं,
गीदड़ झुंड में आते हैं। चलिए हम डायलॉग बाजी थोड़ी कर रहे हैं कि क्या है मस्कुलर फायरिंग्स है। मस्कुलर फायरिंग्स का फंक्शन बताएं, क्या बताया मैंने? मस्कुलर फायरिंग्स का फंक्शन होता है कि सक्शन सक्शन या सकिंग या कह दो एब्जॉर्प्शन, है ना, एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन लिखूंगा मैं, है ना, न्यूट्रिशन लिख दो या ब्लड लिख दो, क्योंकि ब्लड के अंदर ही न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन और ब्लड, सकिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ द ब्लड, ठीक है, बाय बाय मस्क्यूलर फेरिंग्स। बात समझ में आ रही है ना? फेरिंग्स। आज मैं ज्यादा देर क्लास नहीं लूंगा, देख लेना पंकज 5 से ज्यादा ना बच जाए। हाँ 5-10 तक लूंगा बस, ठीक है, क्लियर हो गया? ये बात समझ में आ गया, मस्कुलर फेरिंग्स हो गए। इसके बाद देखें, इसके अंदर इनकम्प्लीट डेवलपमेंट होगा। इसके अंदर क्या होगा? कौन? आलोक, अननोन, ये साइलेंट कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? देखिए इसके पास जो डेवलपमेंट है क्या है? इसके पास जो क्या है जी? डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट? मैं इतना क्यों बोल रहा हूं आज क्लास में? इतना बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि पीछे की क्लास कवर नहीं करी, इसलिए ज्यादा बोलना चाह रहा है, तो जिससे समझ में आसानी से आ जाए। और पिछली क्लास देखोगे तो और बढ़िया समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत टिपिकल चैप्टर है। क्या बोला मैंने? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इसमें कैसा होगा? दोनों लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? दोनों। तो मैंने कहा कि केवल एक ही है एस्के हेलमिंथिस जिसमें 15,000 स्पीशीज होती हैं। 15,000 कीड़े हैं दुनिया में। 15,000 कीड़े नहीं, 15,000 तरीके के कीड़े हैं। 15,000 तरीके के कीड़े हैं। तो आप सोच लीजिए अगर एक तरीके का भी आएगा तो यहां 15,000 हो जाएगा। इमेजिन। और याद रखिएगा अर्थ पर ह्यूमन के वजन से लगभग कई लाख गुना वजन कीड़ों का है। तो अगर वो अपनी पर आए तो तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं रहोगे। और कंप्यूटर का जो इन्वेंशन हुआ है वो सिस्टम ऑफ नर्व या फिर नर्व सिस्टम ऑफ आंट, चींटी के नर्व सिस्टम के मैकेनिज्म से ही कंप्यूटर बना है। ये आप अजीब लगेगा आपको सुन के। चींटियों का जो मैकेनिज्म होता है आप सोच नहीं सकते, इतनी उन्नत सोच होती है उनकी। अभी रिसेंटली आप एक वीडियो देख रहे होंगे, शॉर्ट वीडियो, तो आर्कियोलॉजिस्ट की एक वीडियो थी, तो उसने सर्च करा 2 मंजिल नीचे तक का चींटियों ने घर बना रखा था। उसने क्या करा, लिक्विड डाल दिया जलता हुआ, तो उससे शेप आ गई। जैसे एल्यूमिनियम डाल देंगे तो शेप आई, तो पता चला 2 मंजिल नीचे, मतलब एक ये और एक उसके ऊपर, मतलब लगभग मान लीजिए 15 से 20 फीट का, करीब 20 फीट गहरा घर बना रखा था उन्होंने। पूरी चींटियों ने कई कई मतलब काफी साल पुराना था। और पूरी जो स्ट्रक्चर बनी उसमें सारी फैसिलिटीज थी, ठंडे होने की भी, गर्म होने की भी, खाना बनाने की भी, रहने की भी, पानी से बचने की भी, और मेरी जनरेशन कहाँ कहाँ रहेगी उसकी भी, मेरे बच्चे कहाँ रहेंगे उसकी भी, सारी फैसिलिटीज थी उसमें, प्रॉपरली देखा गया। तो एक सभ्यता है। क्या है? एक, यही इसको सिविलाइजेशन कहते हैं। हर किसी एनिमल में ऐसा होता है अपना अपना तरीका। जैसे आंट को उसको देखिए आप, क्या नाम है, हनी बी को। हनी बी में आपको अजीब लगेगा सुन के, हनी बी मतलब मधुमक्खी। मधुमक्खी में केवल मां होती है, बाप और बाप नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चे बन जाते हैं। नहीं समझे? हनी बी में बाप होता ही नहीं, बस मां होती है, और मां ही डिसाइड करेगी कि बाप कहां से लाना है। और जैसे ही उसका काम हो जाएगा, काम होने का मतलब कि जनरेशन के लिए फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, उसके बाद सबसे पहले बाप को ही लात मार के बाहर भगा देती है। व्हाट अ यूनिक मेथड, ठीक है। तो किसका मेथड है ये? पंकज को धक्का लग रहा है, ये कैसे हो सकता है भाई? ठीक है, मैं लड़का हूं, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, क्योंकि ये जो क्लास है वो नेशनल लेवल पे जाएगी। मैं रुक जाता हूँ बोलते बोलते, मैं एक लड़का हूँ क्योंकि मुझे चुप रहना पड़ेगा। तो है क्या, जो फीमेल होती है हनी बी, उसका बस उसके साथ मिलाव क्या होता है? पोता और दादा, बाप नहीं होता। पोता और दादा, और हस्बैंड को भी वो खुद डिसाइड करेगी कि यू आर द माय हस्बैंड फॉर 2 आवर एंड गेट आउट, बाहर निकलो यहाँ से। मतलब वो लाइफ में कभी आ ही नहीं सकता, अगर आ गया तो उसके बच्चे उसे मारेंगे, पहले खा जाएंगे उसको। रिलैक्स हो रहा है? हाँ कर रही है हाँ कर रही है रिलैक्स के नाम पे, ठीक है। चलिए, डेवलपमेंट कैसा है? हाँ अरे खुश हो रही है लड़की। डेवलपमेंट कैसा इसका? इसका डेवलपमेंट है कैसा? इनडायरेक्ट भी है, इन डायरेक्ट भी है, और डायरेक्ट भी है। पंकज याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही आया अभी जिसमें डायरेक्ट भी, और क्योंकि मैंने कहा कि इसके पहले के जितने भी एनिमल्स फाइलम में हैं वो सारे के सारे अनडेवलप्ड हैं, और इसके बाद के जितने हैं सारे डेवलप्ड हैं। मतलब कि ये उस कड़ी में है, इधर अनडेवलप और इधर डेवलप, तो मतलब दोनों की क्वालिटी रखेगा।
तो आपको सोच के चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इनडायरेक्ट भी और डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कौन है? जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है। लार्वा क्या है? लार्वा क्या है? पूरा एडल्ट बनने से पहले एग के शेप में, जैसे हम बात करें अपने ह्यूमन बेबी, हाँ, जाइगोट के बाद जैसे एम्ब्रॉयो बना, तो एम्ब्रॉयो के बाद आपके लार्वा बनता है, सीधा बेबी नहीं बनेगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, मतलब हमारे सिस्टम में क्या होता है, पहले बनेगा जाइगोट, मतलब स्पर्म ओवम मिलेंगे, तो बनेगा जाइगोट, जाइगोट के बाद एम्ब्रॉयो, मतलब एक छोटा सा बीज बनता है 7 दिन का। उसके बाद सीधा हम जो रूप देखते हैं वो बच्चे का देखते हैं। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें कैसा है, पहले बनेगा जाइगोट, उसके बनेगा एम्ब्रॉयो, एम्ब्रॉयो के बाद लार्वा। लार्वा क्या होता है, ना तो वो पूरी तरीके से एडल्ट होता है, ना पूरी तरीके से एग होता है, वो बीच की कैटेगरी है। तो मैंने कहा ना, ये बीच की चीज को पकड़ के बैठा है। तो इसमें क्या है, लार्वा भी प्रेजेंट होता है, उसको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। और लार्वा एब्सेंट भी होगा, लार्वा एब्सेंट भी होगा। इसका मतलब क्या है कि एडल्ट प्रेजेंट होगा, है ना, एडल्ट प्रेजेंट होगा, एडल्ट प्रेजेंट होगा। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। तो दोनों कैटेगरी रखता है, तो नहीं आया समझ में? अरे दीवाने, ठीक, बस समझिए क्या समझाओ। एब्सेंट वाला मतलब ऐसे मान लीजिए 15,000 स्पीशीज हैं, उसमें से कुछ हजार स्पीशीज ऐसी हैं जो लार्वा से अपनी डेवलपमेंट दिखाएंगी, और कुछ हजार स्पीशीज ऐसी हैं जो लार्वा नहीं होगा, डायरेक्ट एडल्ट देंगी। तो बात ये हो गया कि एस्केलमेंथिस ऐसा है कि वो पिछली वाली बात को भी फॉलो कर रहा है और अगली वाली बात को भी फॉलो कर रहा है, एकदम क्या बात है। नेक्स्ट देखिएगा। अब डाइजेशन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, बहुत बढ़िया। अब क्या है, अब देखिए मेरी बात, मैं आपको बताऊं। इसमें अगर हम एग्जाम्पल्स लें, ना लें, अगले पेज पे ले लें। अगर हम इसमें एग्जाम्पल्स लें, एग्जाम्पल्स जरा गौर समझिए। जैसे मैं कहूं, एक हमारे पास हो गया एस्कैरिस। क्या हो गया? एस्कैरिस। क्या है? एस्कैरिस। एस्कैरिस देखा है? सबने देखा है, पेट का कीड़ा, सबने देखा एक बार तो सभी इसका, आप समझ गए तुम लोग, ठीक है। एस्कैरिस सबके पेट में एक बार होता है कि नहीं? हाँ होता है, एस्कैरिस। एस्कैरिस इसका ये बायोलॉजिकल नेम है, तो कॉमन नेम कुछ और होगा। इसे हम बोलते हैं राउंड वॉर्म। क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। आराम से बैठ के उस बात को, ये एस्कैरिस को क्या बोलते हैं? राउंड वॉर्म। तो ये कुछ बीमारी पैदा करता है। ये कौन सी बीमारी करेगा? एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस। एस्कैरियसिस में होता क्या है? कुछ नहीं होता, ज्यादा कुछ खास नहीं है, आपकी मौत हो जाती है, ज्यादा खास नहीं है, ठीक है। लेकिन आप डायरेक्ट नहीं मरते, अचानक से मरेंगे तो पता नहीं चलेगा। झटके की मौत, हलाल का और झटके का, सुना है क्या ऐसा करके, ठीक है। एस्कैरियसिस नॉनवेज खाने वाले अच्छे से जानते हैं। एस्कैरियसिस में क्या है, एस्कैरियसिस में क्या होगा, ये एक डिजीज है। ये क्या है? डिजीज है। और डिजीज में आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखते हैं कि आपको एब्डोमेन पेन होता है। कैसा? एब्डोमेन पेन। एब्डोमेन पेन मतलब पेट में दर्द होगा आपके, कहाँ? पेट में। एक ये पेट हो गया, और दूसरा अल्सर भी हो सकता है। क्या हो जाएगा? अल्सर। अल्सर हो जाएगा आपको। क्या हो जाएगा? अल्सर। अल्सर क्या होता है? कुछ नहीं, बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है। आपके पेट में एक जगह ये होल कर देगा, और वहां से ब्लड निकलता रहेगा, बस आपकी मौत हो जाएगी। ज़्यादा कुछ खास, धीरे धीरे मरेंगे आप, ठीक है। तो आप जो है बच के रहें। चलिए, एक तो ये हो गया, ये सबको होता है, लेकिन हम एक गोली खा के बाहर निकाल देते हैं, गोली खा के बाहर निकाल, ठीक है। एक्सक्रीशन, टॉपिक डाल देता हूँ, एक्सक्रीशन। बढ़िया क्वेश्चन नीट का। देखिए, वो समझाने से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा, एक्सक्रीशन जो होता है इसका मतलब वही नाइट्रोजन वेस्ट बाहर निकालना। तो बात तो वही है कि इसके थ्रू भी क्या निकलेगा? नाइट्रोजनस वेस्ट निकलेगी। लेकिन इसकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, इसकी जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, वो कैसी है? एक्सक्रीटरी ट्यूब से होता है, मतलब एक ट्यूब होगी बेकायदा, और रनेट सेल्स होती हैं। इसी पर क्वेश्चन आया था नीट, आपसे पूछा कि रनेट सेल जो होती हैं वो कौन से फाइलम में होती है, तो हम बोलेंगे एस्केलमेंथस। देखिए क्वेश्चन, देखिए कहाँ कहाँ से लग रहे हैं। एक मस्कुलर मस्कुलर का बना है, फेरिंग्स का, और दूसरा इसका बना है, ठीक है। राजेशन, बहुत बढ़िया, ठीक। राजेशन दिया मैंने, इसमें पढ़ाया था, पढ़ा है ना राजेशन, तो कहाँ है डेवलपमेंट? ये तो रहा डाइजेशन, ठीक है। डाइजेशन है, डाइजेशन कैसा है इसका? कंप्लीट। कंप्लीट डाइजेशन का मतलब समझ पा रहे हैं? सेपरेट
सेपरेट ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग, सेपरेट ओपनिंग फॉर माउथ, माउथ एंड एनस, मतलब यहाँ दो ओपनिंग होंगी अलग अलग, ठीक है। बाकी में ऐसा नहीं होता है नाइट्रोजन वेस्ट और रेड सेल्स, ठीक है। अब इस पर बेस्ड आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए। तो मैंने ये कह रहा हूँ, एक कौन सा है एस्कैरिस, अब दूसरा समझिए क्या है। एक नाम सुना होगा आपने, वुचेरिया, सुना है क्या? सुना होगा, नहीं सुना है तो अब सुनो। वुचेरिया नाम का एक वॉर्म है, वुचेरिया नाम का एक वॉर्म है, और वुचेरिया नाम का जो वॉर्म है इसको हम बोलते हैं इसका जो कॉमन नेम है उसको बोलते हैं फाइलेरिया। क्या बोलते हैं? फाइलेरिया, ज्यादातर ये सुनने को मिलेगा। एक बीमारी बताऊंगा, एक मेरे चैनल पे ना वीडियो भी पड़ी हुई है, मोटे पाँव वाली, वो तो हाथी पाँव कहते हैं, एक्चुअल नाम उसका होता है एलिफेंथिएसिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंथिएसिस, यही वाला कीड़ा करता है वुचेरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्चुअल में इसका कॉमन नेम क्या है? फलेरिया या फिर फाइलेरिया। फेल कर देगा ये आपको, तब फेल कर देगा आपका क्या। इससे बीमारी जो होगी उसे बोलते हैं फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस, फाइलेरियसिस। जमता नहीं है नाम, तो नाम आप ले सकते हैं इसमें, नाम होता है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंट, एलिफेंटिएसिस। एलिफेंटिएसिस क्या है? हाथी पांव। क्या है? हाथी पांव। मोस्टली उल्टा पांव पकड़ेगा आपका, कौन सा? क्योंकि राइट पांव में एनर्जी ज्यादा होता है, लेफ्ट पांव में एनर्जी कम होता है, ऐसे उल्टा हाथ और उल्टा पांव। करता क्या है, ये एक अलग से क्वेश्चन है इसका, समझ में आ गया? तो इसका होगा क्या, ये आपके लिम्फ नोड, किसमें? लिम्फ नोड, लिम्फ नोड कहाँ के? लेग के, लेग के लिम्फ नोड में क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा? ये सप्लाई को ब्लॉक कर देगा, सप्लाई को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। और जैसे ही सप्लाई ब्लॉक होगी तो तुरंत स्वेलिंग आनी शुरू हो, क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, और स्वेलिंग होने के बाद पैर धीरे धीरे फूलना शुरू हो जाएगा, उसको बोलते हैं हम फाइलेरेसिस या फिर एलिफेंटियस, ठीक है। वुचेरिया, ठीक है। कहाँ मिलता है ये एरिया? एक और है, जैसे भाई ये तो आपको कीचड़ में मिलेगा, एस्कैरियोसिस कीचड़ मिल जाता है, और एक बार में 200 अंडे देता, ज़्यादा नहीं, आपके पेट में जाएगा 200 अंडे देगा। और का मैं डायग्राम दूंगा अभी, आपको समझ में आएगा। और 200 जैसे कुछ कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि जैसे कल परसों में एक जगह पढ़ा रहा था तो ये नाम डिस्कस हुआ, तो उस लड़की ने बोला कि सर मेरी फैमिली में एक मेरा भाई है, उसको जा ही नहीं रहे, उसको होते जा रहा है, मतलब हुए ठीक हुए फिर हो गया। ये ऐसा तब होगा जब एनवायरनमेंट में ऐसे में रहते हूँ, जैसे जिन लोगों के पेट में एस्कैरिसिस एस्कैरिसिस है, तो एस्कैरिस जिसके पेट के अंदर है तो उसके पेट के अंदर उसके एग भी होंगे, तो जहां जहां वो थूकेगा, वहां वहां जहां यूरिन पास करेगा, जहां स्टूल पास करेगा, स्वेटिंग पास होगी, एग एग सप्लाई हो जाएंगे, मतलब एग निकल जाएंगे। अब वो, हाँ, एग निकलेगा, और जब एग निकलेगा तो एनवायरनमेंट में जाएगा, और तो इनडायरेक्टली अगर आपकी बॉडी में फिर गया, ऑब्वियसली आप फिर दोबारा पेट में उसके बच्चे पैदा कर देंगे। तो ऐसे बड़ा इजीली, अब जैसे कहते हैं ना छोटे बच्चों को ज्यादा होता है क्योंकि मिट्टी खा लेते हैं, और मिट्टी में सब चीजें होती हैं, आप रोक नहीं सकते। नेक्स्ट, एक एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलो, एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा होता है एक, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। मतलब आप देखें ना, जैसे ये आपको कहाँ मिलेगा? फाउंड, फाउंड इन कहाँ? वेट, वेट सॉइल, वेट सॉइल विद वाटर, विद वाटर। जैसे कि लोगों को बड़ा शौक होता है ना स्विमिंग पूल का, मैं बता दूं स्विमिंग पूल की सच्चाई, स्विमिंग पूल का बड़ा शौक होता है लोगों को, राफ्टिंग करना ये सब। लेकिन कहते बीमारी जब आती है तो पूछ के थोड़ी आती है, तो बस शरीर चाहिए यूटिलाइज करने की। तो ये जो एनकाइलो स्टोमा नाम का जो है कीड़ा, अब बड़ी बात तो ये, तीनों के तीनों कीड़े कैसे हैं? एक्सो पैरासाइट हैं। कैसे हैं? एक्सो, एक्सो पैरासाइट, पैरा, ठीक है। और बाद में एंडो हो जाते हैं, बाद में एंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट है, मतलब बाहर से, देखिए लीच होगी तो बाहर से ही करेगी ये सब, तो बाहर से ही आपको जख्मी कर रहे हैं, ठीक। ये भी बाहर से करेगा, फिर बाद में बॉडी में घुस जाएगा, ठीक है। इनकेलोसोमा देखिए, आएगा बाहर से ही, बॉडी में घुसेगा वो एक अलग बात है। तो जब पहले प्रायोरिटी पर किस क्या आया? एक्सो पैरासाइटिस। इससे पहले क्या आ रहे थे? एंडो पैरासाइट। उससे पहले आ रहे थे एंडो, मतलब बॉडी के अंदर घुस रहे थे।
घुसे हुए बैठे थे एक तरीके। एनकाइलोस्टोमा स्विमिंग पूल जो होता है, स्विमिंग पूल में जब आप नहाते हैं तो अगर स्विमिंग पूल में कीचड़ है या स्विमिंग पूल में गंदगी है या स्विमिंग पूल का पानी ठहरा हुआ है तो कंडीशन में उसमें क्लोरीन डाल के रखते हैं, साफ रहता है। लेकिन किसी के पाँव साफ कितना भी पानी हो, मान लीजिए अब स्विमिंग पूल जो होगा उसके आसपास में तो टाइल्स होती हैं लेकिन उसके बराबर में घास होती है, कभी भी देखेंगे आप। घास से आप चलकर आए, अब स्विमिंग पूल का एरिया तो अब ज़्यादा होने की चांसेस है, ये इतना तक कर सकता है। नॉर्मली तो ऐसे करेगा कि जब आप बाहर से आते तो आपके पाँव में ये एनकाइलोस्टोमा नाम का वॉर्म लगा होता है, ठीक है। और ये वॉर्म, ये तीनों वॉर्म कैसे हैं, ये तीनों, ये भी क्या है एक्सोपैरासाइट, ये भी क्या है एक्सोपैरासाइट, और ये भी क्या है एक्सोपैरासाइट, मतलब बाहर से बॉडी में अंदर घुसेगा। एक फ्री लिविंग होता है उसको हम रॉबडाइटिस कहते हैं, तो मैंने अभी लिखा था। तो ये क्या करता है, आपकी स्किन, मतलब कीचड़ में आप तो भी आपकी स्किन के अंदर छेद करके घुस जाएगा, पता ही नहीं चला आपको। आपको पिन चुभने बराबर भी दर्द नहीं होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कब घुस गया, ठीक है। तो कुछ लोगों के पाँव का जख्म कभी जल्दी से जाता नहीं है, लोगों को यहाँ हो जाता है तो जल्दी से जाता नहीं है, पता ही नहीं चलता उनको, धीरे 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 क्या करता है सड़ा देता है अंदर, पाँव सड़ा देगा आपको। कल ही मेरे पास, परसों मेरे पास एक केस आया था ये, तो मैंने सोचा समझाऊं कैसे, सामने वाला ट्रस्ट नहीं करेगा, ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। होता है ऐसा, सामने वाले जब सुनेगा तो तभी डॉक्टर की वैल्यू रहती है। तो है क्या एनकाइलोस्टोमा, ये धीरे धीरे आपका जो है ऑर्गन वहां से खराब कर देगा और धीरे धीरे खाता है। लेकिन अगर ये आपके डायरेक्टली दिमाग में घुसा है तो आपका ब्रेन स्टॉक कर देगा, हार्ट स्टॉक कर देगा, आपका लिवर स्टॉक कर देगा, आपका कोई भी ऑर्गन स्टॉक कर सकता है। हम बोलते हैं ना कि ब्रेन स्टॉक हो गया, एकदम से स्टक रह गया इंसान, मतलब का बक्का और मौत हो गई, अचानक से मौत हो गई। जैसे हैमरेज होता है, नस फट गई, नस जो फटती है यहाँ से फटती है, आपको लगता है यहाँ से फटती है, वो सब लोग यहाँ से फटेगी, यहाँ से क्यों, यहाँ से नस फट, तो ब्रेन की नस फटेगी हमेशा यहाँ से फट, ठीक है। तो इसे बोलते हैं एनकाइलोस्टोमा, खतरनाक चीज। स्विमिंग पूल में जब भी जाएं देखें कि आपके पाँव गंदे ना हो, मिनिमम। और अगर आप कीचड़ में जाएं तो नंगे पाँव ना जाएं, हमेशा चप्पल तो पहन लें, कम स्लीपर तो हो, कुछ तो पहन के रहें, नंगे पाँव ना रहें। जैसे अपने को तो आदत ही नहीं रहेगी, अपने को तो है ही नहीं बिल्कुल। तो दूसरा क्या है, एक होता है फ्री लिविंग, एक क्या होता है फ्री लिविंग। फ्री लिविंग वो जो मजे में रहेगा, उसको एक्सो एक्सो नहीं है वो, आप उसके कांटेक्ट में आओगे तो आपको दिक्कत करेगा, नहीं तो वैसे नहीं करेगा। रॉबडाइटिस क्या है, ये पहले लिखा था मैंने अभी, है ना। रॉबडाइटिस क्या है, रॉबडाइटिस। और ये कंप्लीटली क्या होते हैं, सेक्सुअल मेथड करते हैं, कंप्लीटली क्या करते हैं, सेक्सुअल मेथड करते हैं, कंप्लीटली सेक्सुअल हो, कैसे कंप्लीटली, ठीक है, कंप्लीटली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, कंप्लीटली सेक्सुअल, ठीक है। चलिए ये टॉपिक हमने यहाँ पूरी तरीके से खत्म करा। तो इसमें अगर आप एक चीज को समझना चाहें, जैसे मैं स्कैरिस को बताऊं, स्कैरिस है क्या, कैसा लगता है देखने में। स्कैरिस में दो चीज देख ली, मेल और, याद रखिएगा इनके मेल फीमेल में डाइमॉर्फिज्म क्या होता है, डाइमॉर्फिज्म। दो पॉइंट समझ लीजिएगा, एक तो डाइमॉर्फिज्म, डाइमॉर्फिज्म का मतलब समझते हैं आप, मेल फीमेल को देखते ही पता कर लोगे, आई एम द मेल देख के बता सकते हैं, तो द फीमेल देख के बता सकते हैं। डाइमॉर्फिज्म क्या बोलते हैं, डाइमॉर्फिज्म का मतलब है कि मॉर्फोलॉजिकली किसी को देख के बता दें। एक ये कैसे होते हैं, डाइओशियस होते हैं, डाई और डाइओशियस क्या होते हैं, सेपरेट सेक्स ऑर्गन, सेपरेट सेक्स और ऑर्गन। और समझ में आ गया, सेपरेट सेक्स ऑर्गन मतलब कि मेल का अलग और फीमेल का अलग। ये प्लेटीहेल्मिन्थस के जैसे नहीं है कि हर्माफ्रोडाइट है, मतलब एक में ही मेल और फीमेल है, ये सेपरेट होगा, मेल अलग होगा। और तो हम इसको पहचानेंगे कैसे कि मेल कैसा फीमेल कैसा, जैसे मैं आपके सामने बनाऊं और आप मुझे बताइएगा इसमें मेल कौन और फीमेल कौन है, इसमें मेल और फीमेल तो चल पा रहा है कुछ, कैसे बताओगे, क्योंकि इसने कहा है कैसे है, डाइमॉर्फिज्म, मतलब देख के बता सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन। मैंने लिख तो दिया ये मेल और ये फीमेल है, कुछ तो अंतर आ रहा होगा। इसकी टिप घूमी हुई है, इसकी टिप लगभग घूमी हुई है और बीच में से टर्न है, देखिए मैंने कहा ट्रांसफर सेक्शन क्रॉस्ड होगा, ये बीच में से घूम रहा है और टेल इसकी घूमी है। तो याद रखिएगा जो मेल होगा, जो मेल होगा, मेल, फीमेल थोड़ी बड़ी भी है, ये कैसा होगा, लार्ज। फीमेल कैसी होगी, लार्ज, बिगर, कंपेरेटिव टू द फीमेल, बिगर। और इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है वो लेस राउंडेड है ना, लेस राउंड है। मैंने कहा था ना राउंडेड होगी या सर्कुलर होगी, दिखाया था, वही चीज है, ठीक। और लार्ज है, ठीक है।
और इसमें जो है ये कैसा रहेगा, स्मॉल, कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। और इसकी जो टेल है, इसकी जो टेल है वो कैसी रहेगी, राउंडेड, कैसी रहेगी, राउंडेड, राउंडेड भी कैसी, मैक्सिमम, कैसी, या सर्कुलर। आपको कीड़ों में मेल फीमेल जज करना है तो बस आप बड़े को देख लीजिए तो फीमेल है, और छोटे को देखे तो। लेकिन जैसे जैसे आप उन्नत हो जाएंगे, जैसे जैसे आप हाइब्रिड हो जाएंगे, जैसे जैसे आपका डेवलपमेंट बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे उल्टा होता चला जाएगा, फीमेल छोटी होती चली जाएगी, मेल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से होता है। ठीक, ये टॉपिक आपका पूरी तरीके से यहाँ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम जो स्टार्ट करेंगे कौन सा करेंगे, एनी। एक सेकंड, एक सेकंड। टॉपिक तो अलग है बिल्कुल, ये टॉपिक बिल्कुल अलग है। अभी आपने क्या पढ़ा, अभी आपने क्या पढ़ा है, ये कहाँ है, क्या पढ़े हैं, एस के हेलमिंथिस। तो प्लेटी हेलमिंथिस पूरा हो गया, यहां से आपका एस के हेलमिंथिस शुरू हुआ, ये है, फिर ये है, फिर ये है, ठीक है। और आगे पीछे भी है कुछ, ये भी एस के हेलमिंथिस है, ठीक है। और ये आपका एनिलिडा है, एनिलिडा स्टार्ट नहीं हुआ है, एनिलिडा का बस मैंने डिटेल दी है, एनिलिडा स्टार्ट नहीं हुआ है, एनिलिडा का बस डिटेल दी है, ठीक है। अगर आपके पास एनसीईआरटी तो बहुत अच्छा। ये आपका प्लेटी हेलमिंथिस चल रहा था, ये क्या चल रहा था, प्लेटी हेलमिंथिस। मैं बार बार बता रहा हूँ, क्लास में समझ लीजिए, क्योंकि 3 टॉपिक मर्ज हुए हैं आपस में, तो क्लियरिटी पहले आनी चाहिए। ये कौन सा टॉपिक है, प्लेटी हेलमिंथिस। और प्लेटी हेलमिंथिस को मैंने यहाँ डिटेल दे दिया 3 टॉपिक के बारे में। एक टॉपिक ये है, दूसरा टॉपिक ये है, तीसरा टॉपिक ये है। तो यहाँ प्लेटी हेलमिंथिस खत्म हो जाता है, ठीक है। एक और आएगा, ये यहाँ पर, ये आपका रिप्रोडक्शन हो गया प्लेटी हेलमिंथिस का, तो ये खत्म, लिखा है ना प्लेटी हेलमिंथिस, तो कंफ्यूज ना हो। दूसरा, अब जो आपको ये दिख रहा है, ये एनिलिडा का मैंने डिटेल दिया है, नेक्स्ट वाली क्लास में कराऊंगा। क्यों कराया, क्योंकि इस वाली क्लास के अंदर आपको ये नहीं पता तो अगली क्लास में शो आ जाएगा। मिनिमम इतना पता होना चाहिए। जो मैं अभी तक बता रहा था, याद रखिएगा, मैंने एनिलिडा पे कुछ बात नहीं करी है। एनिलिडा पे कुछ, आप एनसीईआरटी उठा के देखिए, आपको डायग्राम दिखेंगे, मेल फीमेल के दिख रहे हैं, हाँ। और उसके नीचे फिर अलग आ जाएगा, ठीक। तो आपने याद रखिएगा, ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, बस इतनी बात समझिए इसके बारे में, पहली बात। पढ़ा क्या आपने, एसके हेलमिंथिस, डिटेल पूरी किसकी है, एक्सके हेलमिंथिस, पूरी डिटेल किसकी है, एसके हेलमिंथिस की। और पूरी डिटेल किसकी है, एसके हेलमिंथिस की। पूरी डिटेल किसकी है, एसके हेलमिंथिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई। आज का क्लास खत्म कर रहे हैं, ठीक है, क्लास फिनिश। और नेक्स्ट क्लास में लेंगे एनिलिडा। कौन सा लेंगे, एनिलिडा। पढ़ के आना, टिपिकल में से एक।